So the next topic after the net investment is the depreciation. Okay, so you have already discussed the term depreciation in the class 11th accountancy, so it is nothing new for you all. So simply the depreciation is defined as the loss in the value of the fixed assets due to normal wear and tear and expected obsolescence. Okay, तो depreciation का मतलब क्या होता है कि जो भी डिफाइन क्या करता है कि लॉस किसका हो रहा है, बेसिकली दी वैल्यू फॉल इन दी वैल्यू ऑफ दी फिक्स्ड असेट, जो भी फिक्स्ड असेट्स है उनकी वैल्यू क्या हो रही है, फॉल करी। क्यों? ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, मतलब नॉर्मली कोई वियर हो गया, मतलब उसको यूज़ किया, उसमें कुछ भी टीयर हो गया, टूट गया, एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, मतलब कि कोई भी टेक्नोलॉजी के चेंजेस होने की वजह से कोई इम्प्रूवमेंट हुआ या टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज होने की वजह से क्या हुआ कि उसकी या अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से वैल्यू क्या कर गई है, वो फॉल कर गई। सो द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस वैल्यू एंड द नेट वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए? टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस वैल्यू एंड द नेट वैल्यू, कि ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू के डिफरेंस को जानने के लिए इसकी स्टडी करना क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो द टर्म ग्रॉस इज़ द इंक्लूसिव ऑफ द डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो टर्म होता है ग्रॉस, उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी जो डेप्रिसिएशन है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, एंड नेट इज़ एक्सक्लूसिव ऑफ द डेप्रिसिएशन, और नेट में ये जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है, एक्सक्लूडेड है। ओके, सो देखिए यहाँ पे ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। अगर हमें ग्रॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो ग्रॉस कैसे निकलेगा, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन, ग्रॉस को अगर कैलकुलेट करना है तो नेट में हम लोग डेप्रिसिएशन को प्लस कर दें। नेक्स्ट है दैट इज ग्रॉस माइनस नेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, कि ग्रॉस में से अगर हम लोग नेट माइनस कर देंगे तो हम लोग को डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, और जब हम लोग को नेट कैलकुलेट करना है तो नेट में से हम लोग क्या कर देंगे, नेट निकालना है तो ग्रॉस में से हम लोग क्या कर देंगे, नेट माइनस कर देंगे, तो हम लोग ईजिली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट। सो बेसिकली दी व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ द डेप्रिसिएशन, कि किसकी वजह से जो डेप्रिसिएशन होता है। सो डेप्रिसिएशन इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड वैल्यू इन द वैल्यू ऑफ द कैपिटल वैल्यू फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट, की जो फिक्स्ड असेट्स हैं उनकी वैल्यू क्या करती है, फॉल करती है, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर। ठीक है, नॉर्मली कोई वियर या टीयर हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होती है, वैल्यू फॉल करती है। सो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द फिक्स्ड असेट्स गोज ऑन डिक्लाइनिंग। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है तो जो भी हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड असेट्स की, तो उनकी वैल्यू क्या होती रहती है, वो फॉल करती रहती है, डिक्लाइन आती है, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर हम कोई भी चीज़ को यूज़ करेंगे, जैसे कोई भी मशीन है उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो डे बाय डे वो क्या होगी, इसकी जो वैल्यू है, उसका जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो क्या होता जाएगा, फॉल करता जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स कंटिन्यूस यूज़, उसके कंटिन्यूस यूज़ से, सो लीडिंग टू फॉल इन इट्स वैल्यू, जो उसकी वैल्यू है वो भी क्या कर जाएगी, फॉल कर जाएगी। राइट, when you sell a car, it does not fetch you the same value you bought it for the 2 years before। ठीक है, अगर आप कार को सोल्ड आउट करते हो तो आप सेम वैल्यू फाइंड आउट नहीं करोगे जो आपने 2 ईयर्स पहले वो फाइंड आउट किया था। अगर आपने 10 लाख की कार को परचेस किया था, अब उसको आप 2 साल बाद उसको सोल्ड आउट करने जाओगे तो आपको उस कार की 10 लाख रुपीज़ तो नहीं मिलेगा, उसका क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएटेड वैल्यू
मिलेगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है आपका इसके कॉजेज, दैट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, तो उसमें क्या क्या है, उसमें हम लोग देखते हैं दैट इज इट रेफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू, किसकी वजह से, कंटिन्यूस चेंज इन द टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन, कि कंटिन्यूसली हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की टेक्निक्स है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, फिर बात करते हैं फॉर एग्जांपल फॉल इन दी वैल्यू ऑफ द टाइपराइटर, कि जो टाइपराइटर की वैल्यू है वो क्या कर जाएगी, फॉल कर जाएगी। क्यों, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कि जैसे ही कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो वैल्यू जो भी टाइपराइटर की वैल्यू है वो फॉल कर जाएगी। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, ये क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज एक्सपेक्टेड चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फैशन ट्रेंड्स, लाइफ साइकिल एक्सेप्टेड। मतलब कि एक्सपेक्टेड चेंज किस में हो रहा है, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की। क्यों, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कि जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसमें चेंज होने की वजह से, फैशन में चेंज होने की वजह से, लाइफस्टाइल में चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो डिमांड है किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये सारे क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो जाएंगे जो एक्सपेक्टेड है, कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सपेक्टेड चेंज इन दी गवर्नमेंट पॉलिसी, कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी भी क्या हो रही है, कुछ चेंज हो रही है। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी अगर चेंज होगी तो उनकी पॉलिसी चेंज होगी तो प्राइसेस चेंज हो जाएगी, तो प्राइस चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा कि उन वैल्यू की डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट दी कॉजेज़ ऑफ द डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन के ये सारे कॉजेज़ होते हैं। ठीक है, ड्यू टू अबव रीज़न फिक्स्ड असेट्स में हैव टू बी अबंडेंट इवन व्हेन दीज आर दी स्टिल इन दी वर्किंग कंडीशन। ठीक है, अबव रीजन की वजह से फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं, वो अबंडन हो जाते हैं, कि अगर स्टिल वो वर्किंग कंडीशन में तो भी उनका हम लोग यूज़ इतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, या उनकी वो वैल्यू, फाइनल वैल्यू उतनी नहीं लगती है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस यूज़। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका दैट इज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ठीक है, और द प्रोविजन ऑफ द डेप्रिसिएशन, की डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है, और प्रोविजन, अगर डेप्रिसिएशन का प्रोविजन करना होता है तो वो हम कहाँ पे करते हैं। ठीक है, सो ओइंग टू देयर ओइंग टू देयर डेप्रिसिएशन फिक्स्ड असेट नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर सम टाइम। ठीक है, डेप्रिसिएशन के जो फिक्स्ड असेट्स होते हैं उनको क्या है, दे आर नीड टू बी रिप्लेस्ड, उनको रिप्लेस करना पड़ता है आफ्टर दी सम टाइम, सम पीरियड ऑफ टाइम के बाद उनको रिप्लेस करना होता है। सो रिप्लेसमेंट ऑफ द फिक्स कॉस्ट रिक्वायर्ड अ प्रोविजन ऑफ द फंड। अगर हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड असेट्स को रिप्लेस करेंगे तो उसमें क्या है, एक प्रोविजन होना चाहिए उस फंड का। सो टू इनेबल द प्रोड्यूसर टू बाय अ न्यू असेट्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द असेट। ठीक है, कि जैसे प्रोड्यूसर क्या हो सके, प्रोड्यूसर एक न्यू असेट को बाई कर सके जितना भी उसका एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम है। ठीक है, तो जैसे देखिए अगर दे रखा है कि इफ़ अ मशीन इज़ परचेज फॉर 1 लाख, अगर कोई मशीन है परचेज की जा रही है 1 लाख की, एंड एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इज़ 5 ईयर, कि उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम कितनी है, 5 ईयर तक हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चलेगा। सो एनुअल प्रोविज़न वुड बी 20,000, उसका एनुअल जो प्रोविज़न है वो 20,000 हो जाएगा। कैसे, बिकॉज अगर कोई मशीन कितने की है, मशीन है आपकी 1,000 की, सॉरी 1 लाख की, और उसका एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड है 5, तो ये कितना हो गया 20,000। ठीक है, सो दिस फंड, द फंड इज सो एक्यूमुलेटेड इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ठीक है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्यूमुलेट और रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट वन इज
कैपिटल लॉस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, जो कैपिटल लॉस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या होता है? ठीक है, सो कैपिटल लॉस इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट्स। कैपिटल लॉस क्या होता है? लॉस होता है वैल्यू फिक्स्ड असेट ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, फायर्स एक्सेट्रा, और अनफॉरसीन फैक्टर्स लाइक वॉर, थेफ्ट एक्सेट्रा। ठीक है, कैपिटल लॉस जो भी होता है वो बेसिकली किसके लिए होता है? जो अनएक्सपेक्टेड है, मतलब हमें नहीं पता है कि ये होने वाला है, जैसे ड्रॉट है, फ्लड हो गया, थेफ्ट हो गया, वॉर हो गया, तो इनमें हमें नहीं पता है कि ये चीज़ होने वाली है, तो इसमें जो भी कॉस्ट इनकर होता है वो आपका होता है कैपिटल लॉस। Thus the loss of the value of the fixed asset due to unexpected obsolescence is called the capital loss। ठीक है, कि कोई भी वैल्यू जो भी फिक्स असेट्स की हो रही है, क्यों हो रही है? ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड, कि एक्सपेक्टेड नहीं था, उसकी वजह से जो भी होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल लॉस। प्रोविजन फॉर द कैपिटल लॉस, प्रोविजन क्या है कैपिटल लॉस का? तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहला कि प्रोविजन दिस लॉस कैन नॉट बी फाइनेंस फ्रॉम द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब इस लॉस को हम लोग कभी भी फाइनेंस नहीं कर पाते हैं कि मतलब अगर ये वैल्यू इतना हुई है तो हमें इतनी वैल्यू मिल जाएगी, इसका हम नहीं कर पाते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के लिए। सो प्रोविजन कैपिटल लॉस के लिए बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द इंश्योरेंस। ठीक है, हम लोग कैपिटल लॉस से कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं? बाय द इंश्योरेंस। जैसे हम लोग ने 11th में इंश्योरेंस पढ़ा था बिजनेस में, कि इंश्योरेंस से ही हम लोग क्या कर सकते हैं? खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो कैपिटल लॉस के लिए भी हम लोग क्या हैं? इसी से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। सो गेटिंग थिंग्स इंश्योर्ड अगेन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस प्रोवाइड प्रोविजन फॉर द कैपिटल लॉस। ठीक है, गेटिंग थिंग्स इंश्योर्ड, हम क्या करेंगे? चीज़ों को इंश्योर्ड कर देंगे। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस से प्रोवाइड क्या करेगा? वो प्रोविजन फॉर द कैपिटल लॉस। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन दी डेप्रिसिएशन एंड द कैपिटल लॉस, कि डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस है? तो हम लोग देखते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन एंड द कैपिटल लॉस। सो मीनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द मीनिंग। So depreciation, it is the loss in the value of the fixed assets due to normal wear and tear and expected obsolescence। कि इसमें क्या होता है? फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू फॉल करती है और लॉस होती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल वियर एंड टीयर है, मतलब कोई भी चीज़ हम लोग कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं और वो क्या है? एक्सपेक्टेड है ऑब्सोलेसेंस की, उसकी वैल्यू फॉल कर रही है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कैपिटल लॉस, सो इट इज़ द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, जो वैल्यू है फिक्स्ड असेट्स की फॉल करी ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़ एंड अनफॉरसीन ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, मतलब वैल्यू किससे फॉल करी? कि कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, या अनफॉरसीन, मतलब हमें नहीं पता ये सारी चीज़ें होने वाली है, वो अनएक्सपेक्टेड है, वो अगर हो जाती है तो उसकी वजह से वैल्यू क्या हो जाती है? डेप्रीशिएट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ लॉस। लॉस का नेचर कैसा है? सो इट इज़ द एक्सपेक्टेड लॉस इन द वैल्यू ऑफ असेट, कि असेट का क्या है? एक्सपेक्टेड है कि इसकी वैल्यू क्या करेगी? फॉल करेगी ही करेगी। ठीक है, और जब हम लोग बात करते हैं किसकी? कैपिटल लॉस की, तो ये क्या है? इट इज़ द अनएक्सपेक्टेड लॉस। ये अनएक्सपेक्टेड है, हमें नहीं पता है कि ये होने ही वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोविजन की। सो प्रोविजन क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेनिंग बाय द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। की प्रोविजन क्या करते हैं डेप्रिसिएशन का? वो मेंटेन किया जाता है कैसे? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। और प्रोविजन फॉर कैपिटल, जो कैपिटल का लॉस हो रहा है उसका हम लोग कैसे करते हैं? बाय दी गेटिंग इंश्योरेंस। इंश्योरेंस करके हम लोग उससे प्रोटेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी। कि डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है, चलिए देखते हैं। सो डोमेस्टिक टेरिटरी आर यूज्ड इन द नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, नेशनल अकाउंटिंग में डोमेस्टिक टेरिटरी को हम लोग इंक्लूड करते हैं। हैज़ अ स्पेशल मीनिंग एंड इज़ मच बिगर देन द पॉलिटिकल फ्रंटायर। और ये क्या होता है? एक पॉलिटिकल फ्रंटायर कंट्री के उससे ज़्यादा ये बिगर होता है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक टेरिटरी इज़ अ जोग्राफिकल टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है? एक जोग्राफिकल टेरिटरी होता है, एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसको एडमिनिस्टर करती है
विदिन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, जिसके बीच में क्या होता है, जो पर्सन हैं, डिफरेंट गुड्स हैं, सर्विसेज हैं और कैपिटल है, फंड है, वो क्या होते हैं, फ्रीली क्या करते हैं, वो इकॉनमी में सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, फिर है डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, डोमेस्टिक फ्रंटायर में डोमेस्टिक फ्रंटायर मतलब जोग्राफिकल टेरिटरी जिसमें इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स, एयर स्पेस, जिसमें टेरिटरी के जो वाटर्स हैं, एयर स्पेस है। फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द रिलायंस। रिलायंस क्या कर रहा है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इन इंडिया, इंडिया में कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये किसका पार्ट हो गया, इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पॉइंट 2, दैट इज एम्बेसीज, कंसल्टेंट मिलिट्री बेसिस लोकेटेड अब्रॉड, जो क्या है वो अब्रॉड में, बट एक्सक्लूडिंग दी फॉरेन वंस लोकेटेड विद इन दी पॉलिटिकल फ्रंटायर। फॉर एग्जांपल अगर इंडियन एम्बेसी है अमेरिका में, मतलब इंडिया की एम्बेसी अमेरिका में है, तो ये किसका पार्ट हो जाएगी, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शिप्स, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्री। ठीक है, जैसे शिप्स हो गई, एयरक्राफ्ट हो गए, ऑपरेट कौन कर रहा है, रेसिडेंट कर रहा है बिटवीन द 2 कंट्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी आपका डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएगा। जैसे हम लोग देखते हैं फॉर एग्जांपल दैट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एयर इंडिया। एयर इंडिया क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन सिंगापुर एंड जापान, जापान और सिंगापुर के बीच में अगर सर्विस प्रोवाइड करा तो वो किसका पार्ट हो गई, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो गई। फॉर एग्जांपल जैसे एयर इंडिया है, ठीक है, मतलब इंडिया की ये एरोप्लेन है, वो कहाँ पे फ्लाई कर रही है, कहाँ पे कर रही है, चाइना एंड जापान में कर रही है। ठीक है, मतलब यहाँ की वो फ्लाइट है और वो फ्लाई कहाँ कर रही है, चाइना से जापान, जापान से चाइना। ठीक है, उसके बीच में जितने भी कंट्रीज़ आ रहे हैं उनके बीच में, बट इसका ओरिजिन कहाँ पे हो गया, एयर इंडिया का इंडिया में, तो ये किसका पार्ट हो गई, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिशिंग वेजल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर और अदर एरियाज ओवर विच कंट्री इंजॉयज एक्सक्लूसिव राइट। ठीक है, जो फिशिंग हो गया या शिप्स चल रही हैं, नेचुरल गैस के जो भी अंडर वाटर होते हैं वो सारी फैसिलिटी, और कौन ऑपरेट कर रहा है, बाय द रेसिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर, इंटरनेशनल वाटर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये किस में आएगी, ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल रिसर्च प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट करिए, इंडियन वाटर्स ऑफ द इंडियन ओशन इज़ द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये क्या हो जाएगा, एक डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट हो। सो द नेक्स्ट वन इज इम्प्लीकेशन ऑफ द डोमेस्टिक ऑब्लिक इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, सो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड national income and related aggregates are basically measure of the production activity। ठीक है, जो नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली मेजर करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी को। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ द नेशनल इनकम एग्रीगेट। ठीक है, तो जो नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के 2 कैटेगरीज होते हैं, क्या क्या होते हैं, डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक और नेशनल की बात करते हैं, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट and the national product, domestic product, national product. So production activity of the production unit located within the economic territory is domestic product। कि जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, किसी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जो हो रही है उसको हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर सम एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, जीडीपी, एनडीपी, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है वो क्या यूज़ हो रहा है, डोमेस्टिक एंड डोमेस्टिक, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सो वी विल लर्न मोर अबाउट द इम्प्लीकेशन आफ्टर स्टडिंग द कंसेप्ट ऑफ रेसिडेंट। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट इज़ द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। कि नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री हम किसे बोलेंगे। सो नेशनल इनकम हैज़ बीन डिफाइंड एज सम of factor income
earned by the normal resident of a country. Thus, the term normal resident is an important concept in national income accounting. ठीक है, नेशनल इनकम क्या है, डिफाइन क्या करता है, सम ऑफ फैक्टर इनकम, सारे फैक्टर इनकम का सम विच इज़ अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, जो किसके थ्रू अर्न होता है, कोई भी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स. सो दस द टर्म नॉर्मल रेसिडेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग. तो इसलिए जो नॉर्मल रेसिडेंट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में. ठीक है, सो नॉर्मल रेसिडेंट हम किसको कहेंगे, अ नॉर्मल रेसिडेंट इज सेड टू बी अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन. नॉर्मल रेसिडेंट वो पर्सन और इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हु और ऑर्डिनरली resides और इज़ लोकेटेड इन अ कंट्री, जो कंट्री में रहता है और जो लोकेटेड है, मतलब जो इंस्टीट्यूशन कहाँ पे लोकेटेड है, किसी भी कंट्री में लोकेटेड, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री. और जिस भी इंस्टीट्यूशन का या जिस भी पर्सन का एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब अर्निंग प्रॉफिट, मतलब अर्निंग मनी नॉट अ प्रॉफिट, इज़ रिलेटेड टू दी डैट कंट्री, जिस कंट्री में वो रह रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट. सो दस देयर आर टू कंडीशंस टू बिकम अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, कि दो कंडीशन है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री बनने के लिए. कि कंट्री का किसको हम लोग बोलेंगे, वो नॉर्मल रेसिडेंट है. तो उसमें है द कंडीशन इज स्टे इन द कंट्री शुड बी मोर देन अ ईयर. वो कंट्री में स्टे करे कब, मोर देन अ ईयर, एक ईयर से ज़्यादा. एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टेइंग इन दैट कंट्री शुड बी इकोनॉमिक्स, और उसका जो भी इंटरेस्ट हो उस कंट्री में रहने का वो भी इकोनॉमिक ही होना चाहिए. ठीक है, द रेसिडेंट कैरीज आउट द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन. ठीक है, कोई भी रेसिडेंट कैरीज आउट क्या करेगा, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अर्न करेगा, वहाँ से स्पेंड करेगा और एक्यूमुलेट करेगा, मीन्स सेविंग करेगा फ्रॉम दैट लोकेशन, उस लोकेशन से. सो देयर इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्म रेसिडेंट एंड द सिटीजन. कि डिफरेंस किसके बीच का होता है, रेसिडेंट और सिटीजन के बीच का एक डिफरेंस होता है, बहुत स्मॉलर. अ पर्सन इज़ सिटीजन और नेशनल ऑफ अ कंट्री इन विच ही इज़ बोर्न, और सिटीजनशिप इज़ अलाउड ऑन सम लीगल क्राइटेरियन. अ पर्सन क्या एक सिटीजन है या नेशनल है, कंट्री का पार्ट है कंट्री का, जिसमें जहाँ पे वो बॉर्न हो रहा है. ठीक है, बॉर्न हो रहा है, और सिटीजनशिप इज़ अलाउड सम लीगल क्राइटेरियन, या तो उसको वहाँ की सिटीजनशिप मिली हुई है, या तो लीगल अथॉरिटी के थ्रू है, या तो उसके पास क्या है, बेसिकली वहाँ पे वो बॉर्न हुआ है. सो अ पर्सन इज़ ट्रीटेड रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरियन डिस्कस्ड अबव. पर्सन क्या है, कंट्री का रेसिडेंट है, किस बेसिस पे, इकोनॉमिक क्राइटेरियन जो भी डिस्कस्ड अबव है, या तो वो कंट्री में मोर देन 1 ईयर रहे, या तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में होना चाहिए. अ पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री एंड नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ सम कंट्री. कि कोई भी पर्सन किसी कंट्री का सिटीजन हो सकता है, और ना जो रेसिडेंट है वो किसी और कंट्री का भी हो सकता है. ठीक है, मतलब सिटीजनशिप उसकी कहीं और की है और रह कहीं वो और रहा है. जैसे एग्जांपल देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन नेशनल हैव सेटल्ड इन यूएसए. कि लार्ज नंबर जो इंडियन हैं, वो इंडियन नेशनल जो इंडियंस हैं वो कहाँ पे सेटल्ड हैं, यूएसए में, इंग्लैंड में, आर एज रेसिडेंट, वहाँ के वो रेसिडेंट है ऑफ दिस कंट्री. फॉर इंडिया दे आर नॉन रेसिडेंट इंडियन, वो इंडिया के लिए क्या है, नॉन रेसिडेंट है, बट आर इंडियन नेशनल्स, बट वो इंडियन के ही नेशनल्स, इंडियन के ही पार्ट है इंडिया के, बट वो रह कहाँ रहे हैं, बाहर रह रहे हैं. तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कि वो पर्सन क्या है, सिटीजन है कंट्री का, और रेसिडेंट है सब अदर कंट्री का. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इम्प्लीकेशन ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट्स. कि नॉर्मल रेसिडेंट्स के इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे. सो प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ एन इकोनॉमिक टेरिटरी इज़ नेशनल प्रोडक्ट. प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है जो भी ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी इज़ नेशनल प्रोडक्ट. Okay, production activity of the resident of an economic territory is a national product.
जिसमें GNP NNP आर सम एग्जाम्पल, जिसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हम लेते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट लेते हैं, जो उसके सम एग्जाम्पल्स हैं. नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑफ द रेसिडेंट्स irrespective of whether performed within the economic territory or outside it. कि नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड क्या करते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी रेसिडेंट्स के irrespective of whether performed within the economic territory, या वो अपनी इकोनॉमिक जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी वो इकोनॉमिक टेरिटरी में कर रहे हैं या उसके बाहर कर रहे हैं. सो इन कंपैरिजन डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड इन द इकोनॉमिक टेरिटरी. जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है प्रोडक्शन यूनिट्स की वो लोकेटेड इकोनॉमिक टेरिटरी इररिस्पेक्टिव वेदर कैरीड आउट बाय द रेसिडेंट, चाहे वो एक्टिविटी रेसिडेंट्स कर रहे हैं चाहे वो नॉन रेसिडेंट्स कर रहे हैं. तो वो सारे क्या आ जाएंगे, इम्प्लीकेशन हो जाएंगे आपके नॉर्मल रेसिडेंट्स के. नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल्स ऑफ द नॉन रेसिडेंट्स, कि जो भी नॉन रेसिडेंट्स के एग्जाम्पल होंगे वो क्या क्या होंगे. These are called the non-resident. इनको हम लोग नॉन रेसिडेंट कहते हैं because these do not fulfill the criterion of center of economic interest. because ये लोग क्या करते हैं, जो क्राइटेरिया है इकोनॉमिक इंटरेस्ट का उसको वो फुलफिल नहीं करते हैं. जिसमें पहला क्या है, दैट इज़ international organization like the World Bank, WHO, IMF are not ट्रीटेड रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री. जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन से, जैसे आपको वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, वो क्या है, रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री नहीं है, ठीक है, बट ऑफ द इंटरनेशनल एरिया, क्योंकि इनका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, बाहर है, मतलब कि वॉशिंगटन DC में है ये IMF का, वर्ल्ड बैंक का. सो दीज आर नॉन रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कंट्री इन विच दीज आर सिचुएटेड. ये क्या है, दीज आर नॉन रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ये सारे नॉन रेसिडेंट है, मतलब यहाँ के नहीं है जहाँ पे सिचुएटेड हैं. सो एम्प्लॉयज़ ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर दी कंसिडर्ड रेसिडेंट ऑफ अ कंट्रीज टू विच दे बिलोंग एंड नॉट ऑफ द इंटरनेशनल एरिया. एम्प्लॉयज़ जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के वो कंसिडर्ड क्या होते हैं, कंट्री के रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, टू विच दे बिलोंग, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, एंड नॉट टू द इंटरनेशनल एरिया, वो इंटरनेशनल एरिया के नहीं, वहाँ के जहाँ से वो बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट है आपका वर्कर फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर हु क्रॉसेस बॉर्डर रेगुलरली टू वर्क इन दी गिवन कंट्री. कि जो भी वर्कर्स हैं जो कोई भी बॉर्डर, कोई भी जोग्राफिकल बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं, रेगुलरली करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली वो कर रहे हैं किसी भी वर्क के लिए. सो दीज दे आर ट्रीटेड एज रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री. वो कंट्री के रेसिडेंट हैं वेयर दे लिव एंड नॉट द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री वेयर दे वर्क. वो वहाँ के रेसिडेंट हैं जहाँ पे वो रहते हैं, ये नहीं कि जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट है फॉरेन विजिटर्स और ट्रेवलर विजिटिंग दी गिवन कंट्रीज़ फॉर दी स्टडीज़. कि जो भी फॉरेन विजिटर्स हैं, ट्रेवलर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्टडीज़ के लिए फॉरेन जा रहे हैं, मतलब फॉरेन के ट्रेवलर्स इंडिया आ रहे हैं या इंडिया के बाहर जा रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, रिक्रिएशन और टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स कल्चरल इवेंट, या वो कल्चरल इवेंट्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए वो बाहर जा रहे हैं. सो दीज आर नॉन रेसिडेंट फॉर द कंट्री वेयर दे आर विजिटिंग. वहाँ के लिए वो क्या है, नॉन रेसिडेंट है. बिकॉज अगर वो इंडिया के हैं, बाहर जा रहे हैं, तो वो इंडिया के लिए रेसिडेंट है, बट बाहर के लिए वो क्या है, नॉन रेसिडेंट है, ठीक है. फिर है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, मेंबर ऑफ द फॉरेन आर्म फोर्सेस लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री. कि फॉरेन के जो स्टाफ हैं, एम्बेसीज के जो स्टाफ हैं, जो आर्म है, आर्मी है, उसके जो मेंबर्स हैं, वो भी क्या है आपके नॉन रेसिडेंट है. द क्रू ऑफ द फॉरेन शिप्स एंड द एयरक्राफ्ट. कि जो भी फॉरेन शिप्स के जो हेड होते हैं, सुपरिटेंडेंट एयरक्राफ्ट के, ये सारे भी क्या है, नॉन रेसिडेंट होते हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया, आइडेंटिफाई द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री. आप इसमें देखिए, एन अमेरिकन टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 months. तो ये नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया का होगा? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि बस 2 months के लिए आया, टूरिस्ट है वो, एक थोड़ा सा घूमने फिरने आया, फिर वो चला जाएगा. फिर अमेरिकन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी अ कॉमनवेल्थ गेम.
तो ये क्या इंडिया का रेसिडेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स के लिए बेसिकली आया है, तो वो यहाँ का इंडिया का रेसिडेंट नहीं होगा। फिर लेते हैं इंडियंस वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी इन इंडिया। ठीक है, जो इंडियंस हैं वो वर्क कहाँ कर रहे हैं? यूएसए एम्बेसी में कर रहे हैं इंडिया के, तो वो क्या हो जाएंगे? वो यहाँ के पार्ट हो जाएंगे। सो दीज ऑल आर दी सम एग्जाम्पल्स ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ country or the India.